हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की पूरी कहानी खत्म कर ली है। क्योंकि ये हमारा 12th के लेवल पे, स्टेट बोर्ड लेवल पे ये जो पढ़ाया जाता है, हम उस लेवल पे पढ़ा रहे हैं। इसलिए हम अब पढ़ेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की कहानी ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में होती है, ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स में होती है। ठीक है, इंटर लेवल पे थोड़ा सा अगर हम जिन बोर्ड्स में होती भी है तो उतना ज़्यादा बहुत हाई डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं ना हो। तो हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की कहानी अब पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में बता दिया है। तो नाउ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, जैसे डिस्क्रीट में क्या होता था, एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी ले जा सकती थी। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे जंप कर करके आता था। लेकिन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एक्स की वैल्यू ऐसे दे दी जाएगी, एक्स की वैल्यू लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 0। या ये 0 और 2 बदल सकता है, हो सकता है कोई -1 दे दे, कोई वहाँ 5 दे दे, या कोई 0 से इन्फिनिटी दे दे। कहने का मतलब है 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, ऐसा जंप कर करके नहीं होगा। 0 से लगा के 2 तक सारी वैल्यूज ली जाएंगी। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो वहाँ पर हम समेशन लगा नहीं पाएंगे। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में याद करो, जब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वगैरह निकालते थे, ठीक है ना, ऐसे तो उसमें सिग्मा लगाते थे कि नहीं लगाते थे, एक्स इंटू पी एक्स करने के बाद सिग्मा, और फिर एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4 जो भी ले सकते थे लेते थे। लेकिन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जब x की वैल्यू हम ले ही नहीं सकते कि 1, 1 के बाद क्या आएगा, 1 से 2 तक कुछ भी, तो इनफाइनाइट चीज़ें, और फिर समेशन भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सब का फॉर्मूला तब लगेगा ना जब हम x की वैल्यू रख पाएँ। अब यहाँ पर हम x की सेपरेट वैल्यू रख नहीं पाएंगे, तब समेशन हम कैसे करेंगे। तो इस केस में फिर सम का सिंबल नहीं आता है, फिर क्या आ जाता है उस केस में, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में सम करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का। बात समझ में आई कि नहीं आई? इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन एक्चुअली सम के लिए क्यों यूज़ होता है, ये अपने आप में एक अच्छी स्टोरी है। वो स्टोरी हम इंटीग्रेशन की जब शुरुआत करते हैं तब बताते हैं। तो मेरा जो इंटीग्रेशन वाला वीडियो है, आप फर्स्ट वीडियो में आप जाके पहला वीडियो देख लो। शुरुआत के जो 10-12 मिनट हमने बताया है ना, उसमें यही बताया है कि इंटीग्रेशन का यूज़ आखिर समेशन में कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर इतना समझ लो कि जहाँ जहाँ पर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में समेशन की जरूरत पड़ेगी ना, वहाँ हम सम न करके क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक ना। तो ये कहानी हो गई कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें देनी थी। अब मान के चलते हैं भाई कि आपको इंटीग्रेशन आता होगा, क्योंकि ये टॉपिक एकदम लास्ट में है। तो इंटीग्रेशन समूचा ना भी आता हो तो छोटे मोटे फॉर्मूले आते हो, जैसे x⁴n वाला, e⁴x वाला, ये छोटे छोटे फॉर्मूले, और उनको अप्लाई करना आता हो बस। मैं उतना मान के चलता हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन कि आपको बेसिक चीज़ें आती हैं ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इधर भी पढ़ना है, और फिर क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन वो भी पढ़ना है मुझे, और फिर आगे एक्सपेक्टेशन मीन वेरिएंस की हम भी बात करेंगे, जो कि नॉर्मली 12th लेवल पे नहीं होती है। ठीक है, 12th लेवल पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए जैसे महाराष्ट्र बोर्ड में हम पढ़ा रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है, यूपी बोर्ड में तो खैर वो है भी नहीं, अदर बोर्ड का तो मैं नहीं जानता। हाँ, ICSE CBSE लेवल पे भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस शायद नहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन हम चर्चा कर लेंगे क्योंकि उतना टफ नहीं है। अब देखो, इसमें भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में भी एक हमारे पास, जैसे डिस्क्रीट में क्या होता था, PMF होता था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसीलिए यहाँ पर PMF के बजाय हो जाएगा PDF, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जैसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक ऐसा फंक्शन था जिसमें x की वैल्यू रखने पर वो प्रोबेबिलिटी देता था। उसी तरह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी एक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, जो x की वैल्यू डालने पे क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये भी एक फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी का है। इट गिव्स प्रोबेबिलिटी, इट गिव्स प्रोबेबिलिटी।
अच्छा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को एक्चुअली हम लोग स्मॉल एफ एक्स से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल एफ एक्स से दिखाते हैं। और डिस्क्रीट में हम स्मॉल एफ एक्स से भी दिखाते थे या पी एक्स से भी दिखाते थे, ठीक है ना। तो नोटेशन की बात है, अदरवाइज कुछ नहीं है, बस रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट से कंटिन्यूअस हुआ है, बाकी नोटेशन एक जैसे रहेंगे। नाम थोड़ा बदल गया है, पी वहाँ पर पी एम एफ और यहाँ पर क्या बोला जाता है? पी डी एफ बोला जाता है नाम। हाँ, एक बात और होती है इसमें, जब हम पीडीएफ पढ़ रहे हो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जैसे जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे थे तो पीएमएफ में हमने क्या बोला था कि किसी भी रैंडम वेरिएबल का या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तभी सही माना जाता है जब सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो वही इसमें भी होगा कि अगर ये पीडीएफ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और रैंडम वेरिएबल का जो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया गया है, वो तभी सही माना जाएगा जब सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में सम लगा नहीं सकते, तो उधर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, यानी सारा इंटीग्रेशन कितना आ जाए? 1 आ जाए, यानी सारा समेशन माना गया तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे? जो भी एफ एक्स दिया जाएगा ना, उस एफ एक्स को सब कुछ जोड़ोगे, और जोड़ने के बजाय यहाँ पर क्या किया जाता है? इंटीग्रेट किया जाता है। ये 1 आ जाए तभी हम मानेंगे कि ये सही है रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो तभी सही है। अच्छा, हमने बोला सारा मतलब कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? मैक्सिमम यहाँ तक ले सकते हैं, -∞ से +∞ तक लेते हैं। भाई सारा तभी तो होगा, पूरी -∞ से +∞ सब कुछ हमने जोड़ डाला, अब उसमें जो मिला वो सारा समेशन क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए ना। अब इसमें भी कई तरह के व्यवधान हैं, मैं उसमें आगे बताऊँगा जैसे जैसे बढ़ूँगा। और वहाँ पर जैसे एक आता था क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसमें पीएमएफ की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को पीछे की सारी जोड़ते चले जाओ और ऐड करते चले जाओ, तो उसमें कैपिटल एफ एक्स एक बनता था, याद करो, ठीक है ना। तो पलट के आप एक बार देख लो भाई नोट्स को, तो वो होता था क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, जो पीएमएफ में पीछे की सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ते हुए आगे बढ़ता था। वैसे ही इसी तरह इसमें भी एक हमारे पास सीडीएफ होता है। क्या सीडीएफ होता है? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अच्छा, जो काम वहाँ पर था वही काम इसका भी है, ये पीछे की सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करता चलेगा। अच्छा, वहाँ पर डिस्क्रीट था तो 1/4 उसमें और आगे जो मिला उसमें और आगे जोड़ते चले गए, हम लिखते चले गए। लेकिन यहाँ पर हम नहीं जोड़ सकते, इसीलिए समेशन नहीं यूज़ करके हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। अच्छा, सीडीएफ को दिखाया जाता है कैपिटल एफ एक्स से, और इसको हम लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब उसका समेशन। बस कहाँ से? पीछे का सारा, तो -∞ से लगा के, और कहाँ तक? देखो इन्फिनिटी तक चले जाएंगे तो पूरा ऐड हो जाएगा, लेकिन मुझे पूरा नहीं ऐड करना है, नीचे से लगा के जहाँ तक हम पहुँचे हैं तो यहाँ तक ऐड करना है। अब एक्स की वैल्यू कोई बोले कि भाई क्या करो, x बराबर 1 रख दो, इसका मतलब क्या है कि नीचे से लगा के और -∞ से लगा के 1 तक की प्रोबेबिलिटी का सम इतना होगा। अब कोई सीडीएफ जानना चाहे कि भाई 2 तक जाओ रैंडम वेरिएबल में और 2 तक प्रोबेबिलिटी जो है का समेशन कितना आएगा, तो -∞ से तुम x की वैल्यू 2 रख दोगे तो 2 तक का सम आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पीछे से लगा के और उस पॉइंट तक जोड़ के आया है, और जोड़ने का मतलब यहाँ इंटीग्रेशन, इसलिए कैपिटल एफ एक्स से दिखाया गया। अब रिलेट करो तो रिलेट भी हो जाएगा। यार मैं थोड़ा सा जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ ना, ये मान के चल रहा हूँ कि जो ये वाला लेक्चर कर रहा है उसने मेरे पीछे के सारे लेक्चर देखे हैं। जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहा होगा ना, इसके पिछला नहीं देखा होगा, उसको लगेगा यार क्या चल रहा है, ठीक है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहला वाला लेक्चर जरूर देखो, पहले वाला नहीं, इसके पहले के जो 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर जो कराए हैं, ठीक है, 3-4 जो भी। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कहानी। इस कहानी से और ज़्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ना है। 1-2 बातें और याद रखनी है कि जब भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो, क्या हो, CTS RV का मतलब है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना। इस केस में जब तुम्हें भाई प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा जाए x <= 2 या फिर प्रोबेबिलिटी x <= 2, ऐसा जब बोला जाए तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में = का साइन और ये साइन कोई मैटर नहीं करता, दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि चाहे x b और > a बोलो, और चाहे तुम ये बोलो कि x > a और <= b, चाहे आप = का साइन लगाओ चाहे आप = का साइन ना लगाओ, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के खेल में इसमें कोई व्यवधान नहीं आता है। अगर <= लगा है तब भी वही वैल्यू, और = नहीं लगा है तब भी वही वैल्यू। जैसे यहाँ पर = नहीं लगा, वहाँ पर लगा है, दोनों का सेम आंसर आएगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं ये चीज़ लिखी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x <= any पॉइंट और प्रोबेबिलिटी
ऑफ x ग्रेटर देन a और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। नाउ ये तो हो गई यार कहानी, तीन बातें समझ में, इधर की जो बातें वो समझ में आई, और एक पॉइंट मैंने उधर बताया कि चाहे इक्वल टू का साइन लगा हो चाहे इक्वल टू का साइन ना लगा हो, यहाँ वो पचड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हो जाता है। लेस देन अगर 2 की बात करेगा तो हम 1 तक ही जाएंगे, 2 पर नहीं पहुँच पाएंगे, और इक्वल टू अगर 2 की बात करेगा तो 2 तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इक्वल टू बोले ना बोले, अगर पॉइंट दे दिया गया तो उस पॉइंट तक जरूर पहुँचोगे, ठीक। नाउ अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमने एक क्वेश्चन लिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या दिया? क्वेश्चन है कि हम आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, fx या px के फॉर्म में भी दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन चलो इसको fx ही बोलो। fx इक्वल्स टू e टू पावर माइनस x जब x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हो और ये वैल्यू हो 0 अदरवाइज, ठीक है ना। ये हमने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया है, चेक करना है कि ये सचमुच का पीडीएफ है या नहीं है, हमने बस दे ही दिया है क्या। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सच में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये जानने के लिए क्या करते हैं, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो जाए। तो अच्छा, यहाँ पर सम निकाल के यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि जो फंक्शन दिया गया है ना, फंक्शन fx, उसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दो, तो वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तब जाके हम क्या कर देंगे, इसको कह देंगे कि भैया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और 1 नहीं आया तो नहीं होगा। अब देखो एक काम है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्चुअली इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही मैं समझाना चाह रहा था कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखा तो जाता है, लेकिन हमेशा यहाँ से यहाँ तक करना पड़े ज़रूरी नहीं है। कारण उसके पीछे यहाँ दिया गया, देखो एक नंबर लाइन पक्की बात है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, और ये अदरवाइज केस में 0 ले रखा है, और यहाँ से यहाँ तक यानी बीच में कहीं 0 होगा। तो फंक्शन का जो कुछ भी मैटर दिया गया है वो केवल 0 से इन्फिनिटी के बीच में दिया गया है, और 0 से इन्फिनिटी के बाहर अगर निकलो तो वो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। इसका मतलब इस फंक्शन का अस्तित्व केवल 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, बिल्कुल। और 0 से इन्फिनिटी के बाहर आए यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आए तो इस फंक्शन का अस्तित्व ही नहीं है। तो जब फंक्शन का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वहाँ पर वो फंक्शन की है ही नहीं उस जगह पे, तो इंटीग्रेट किसको करेंगे, किसी को नहीं। तो इसका मतलब फंक्शन का जो एग्जिस्टेंस जहाँ पर है केवल उतने पोर्शन में हम उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यही जो फंक्शन है वो माइनस इन्फिनिटी से ना इंटीग्रेट होके वो 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन 0 से इन्फिनिट के बीच में ही अस्तित्व में है, और 0 से इन्फिनिटी के बीच में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू पावर माइनस x dx, ठीक है। और बाकी इस केस में माइनस इन्फिनिटी से और 0 तक का तो मर गया ना, क्योंकि उस फंक्शन था ही नहीं, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे e टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस e टू पावर माइनस एक्स। अच्छा, ये हो गया, और लिमिट रखनी है फिर रहेगी 0 से इन्फिनिटी। अब देखो इंटीग्रेशन का नॉलेज इसलिए जरूरी है कि हमने इंटीग्रेट कैसे करा, अब लिमिट कैसे रखेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंटीग्रेशन का ये वाला पोर्शन देख लो। नाउ तो अब अगर माइनस बाहर लिया, अपर लिमिट रखेंगे e टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू पावर 0, ऐसा सॉल्व करेंगे तो माइनस e टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, माइनस समथिंग टू पावर 0 1 होता है, और माइनस अंदर गया तो मारेगा इसको और 1 बना देगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का इंटीग्रेशन कितना आ गया, 1 आ गया। इस वजह से हम कह सकते हैं इट इज़ अ पीडीएफ। ये क्या है, इट इज़ अ पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है। इस तरह से पहचानते हैं। नाउ अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ी प्रोबेबिलिटीज भी मैं पूछूंगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन एक कि भाई fx इक्वल्स टू x बाई 10 प्लस k, जब x की वैल्यू -1 से 5 है, चलो ऐसे, और अदरवाइज में 0 हो जाए, अदरवाइज में 0 हो जाए, इज अ पीडीएफ, इज अ पीडीएफ, देन फाइंड क्या, कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन 2,
ठीक है ना। x लेस देन 2 पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब क्वेश्चन में सबसे पहला अटैक तो हम उसके यूनिवर्सल लॉ पे करेंगे। यूनिवर्सल लॉ क्या है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसका सारा सम क्या होता है, 1 होता है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा रामबाण नियम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये PDF है तो पक्की बात है कि x/10 और प्लस k का जो इंटीग्रेशन है -∞ से +∞, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है, मुझे -∞ से +∞ तक ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। कारण फिर वही जो हमने बताया था कि भाई पूरी कितना है, -∞ नंबर लाइन में ये है और ये है +∞, और यहाँ पर कुछ मान लो दिया गया है -1, इधर कहीं 5 दिया गया है। तो इस फंक्शन का अस्तित्व केवल इसी के बीच में है, क्या, -1 से 5 के बीच में है। बाकी तो केस में क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन को पूरा -∞ से +∞ तक इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, केवल -1 से 5 तक इंटीग्रेट कर देंगे, काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन का अस्तित्व केवल इसी के बीच में है, अदरवाइज तो 0 हो गया। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन कैसे लिखा जा सकता है, -1 to 5 x/10 + k एंड dx = 1। अब ये हो जाएगा x²/20 + kx, और लिमिट रखनी रहेगी कितना, -1 से 5। तो पहले अब = 1। अब पहले रखेंगे हम लोग अपर लिमिट, तो 5 बचे 25 हो गया ना। तो ये हो गया 25/20, में डायरेक्ट 5 से काट के 5/4 लिख दूँ, और +5k। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा तो 1/20, और माइनस रखा तो k हो गया, और बराबर कितना आना चाहिए, 1। अब इसको सॉल्व करो, k के वैल्यू बताओ। तो भाई मैं करता हूँ, अगर जो मुझसे तेज कर सकता है तो वो भी करे, स्वागत है भाई उसका। और -1/20, भैया 20 लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर +5k - k = 1। तो कुल मिला के हमारे पास 5 में से 1 k गया तो 4k आ गया, और प्लस देखो अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही कहानी 25 में से 1 गया तो 24/20 हो गया कि नहीं हो गया, = 1 आ गया। तो 4k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 - 24/20। तो 4k = 20 - 24 -4, और नीचे कितना आ गया, 20 आ गया। 4 से मरने के बाद k की वैल्यू कितनी आएगी, -1/20। भैया -1/20 k की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो k निकल गया। अगर k निकल गया तो फंक्शन की असली जो है पहचान मिल गई। असली पहचान फंक्शन की क्या, कि भाई अब फंक्शन f(x) को हम, k तो अननोन था ना, अब k मिल गया तो फंक्शन असली रूप में सामने आ गया कि नहीं आ गया, कि x/10 और -1/20। और कब, जब x की वैल्यू -1 से 5 और 0 अदरवाइज। ये फंक्शन की असली पहचान है, ठीक है। अब ये फंक्शन जब मिल गया तब हम ये वैल्यू निकालें। तो भाई मैं इस पोर्शन को रफ कर दे रहा हूँ। तो ये ना, अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x <2 निकालना है। मैंने बोला <2 बोले या <2 बोले एक ही बात है। तो मुझे इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 2 से कम तक। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, तो ऊपर मैक्सिमम जाएगा तो 2 रखेंगे, और उससे नीचे जाएगा कहाँ, -∞ तक। लेकिन -∞ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी औकात नीचे से नीचे कितनी है, -1 तक है। तो नीचे जाना है -∞ तक, लेकिन हम केवल -1 पे रुक जाएंगे। क्यों, आपको कारण पता है, ठीक है। फंक्शन वही x/10, और अगर मैं उसको अगर सॉल्व करके लिख दूँ तो 2x/20, और माइनस का कितना 1 हो जाएगा। ऐसे लिख लो, ज़्यादा अच्छा है, इंटू dx। भाई उसी चीज़ को मैंने बस एलसीएम लेके लिख दिया। तो इसको इंटीग्रेट करो, 1/20 बाहर रहा, और अंदर ये x²/2 और इंटू 2 और -x। तो ये हमारे पास कट गया, और लिमिट रखना रहेगा कितना, -1 से 2। तो कुल मिला के 1/20 हो गया, और यहाँ पर हमने 2 रखा तो x² से बचा है, तो 2 रखा तो 4 हो गया, और -2 ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट रखा तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस फिर x के फिर से -1 रखना है। तो कुल मिला के हमारे पास आया 1/20। 4 में से तो हो गया 2, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो +2। ये क्या हो गया, 0 हो गया क्या भाई। यार अगर मेरी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2 - 2 = 0 हो गया। तो 0 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। यार मेरे को भरोसा काहे नहीं हो रहा है इस बात पे।
प्रोबेबिलिटी का सम लेस देन इक्वल्स टू 2, 0, नेगेटिव। ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ पूछ लिया क्या तुम लोगों से, कोई बात नहीं, यहाँ पर आंसर 2 आएगा। अब एक मैं इसमें चेंज करके देखूँ, अगर एस लेस देन इक्वल्स टू 4 में पूछ लो भाई, ठीक है ना, 4, या फिर अब इसमें एक और चीज़ पूछ लेता हूँ, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 3। अगर ऐसे पूछ लूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से, फिर 3 से लगा के 4 तक हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 20 इंटू dx। तो 1/20 नीचे रहेगा, इंटीग्रेट करने पे x स्क्वायर अपॉन 2, और 2 से कटेगा सिर्फ x स्क्वायर माइनस x, और लिमिट रखना रहेगा 3 से लगा के 4 तक। तो सॉल्व करो भाई, 1/20 और 4 रखा तो 4 चौके 16 माइनस 4 हो जाएगा, और 3 रखा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हमने 3 रखा तो 9 माइनस 3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आया, 1/20, और 16 माइनस 4 12 हो गया, और माइनस 6 हो गया, तो ये 6/20 होगा, जो कट पिट के हमारे पास कितना आ गया, 3/10 आ गया। यस, तो फिर सही था, वो भी वैल्यू सही थी अपनी। ठीक है, तो हमारे पास ये रहे प्रोबेबिलिटी के मायने। तो ये बहुत छोटा सा पार्ट होता है एक्चुअली बोर्ड लेवल के हिसाब से, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद मेरा एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और 1-2 सवाल करेंगे अच्छे से, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें जो भी मेन चर्चा है ना वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को लेकर होती है। हम आपको, जैसे मैं जिस स्टेट बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ तो उसमें तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन है भी नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बता देंगे कि जरा सी बात अगर जानने में पूरा टॉपिक का पूरा नॉलेज होता है तो क्या दिक्कत है, अगर ग्रेजुएशन में बाई चांस पढ़ने को मिल गया तो कम से कम हमें ये चीज़ नई ना लगे एकदम से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक लंबा वीडियो लेंगे जिसमें हम क्वेश्चन भी कराएंगे और कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो एक अगर लंबा वीडियो 30 से 40 मिनट के लिए लिया जाए तो वो खत्म होता है। तो एक लेक्चर और आएगा इसके बाद, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करते हैं नेक्स्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।